से तो काम नहीं चलेगा, चलो दूसरा देखते हैं। 600 इन 2000 3 टाइम्स के आसपास आया, ठीक है, चलो ये तो हो भी सकता है आंसर। 550 एंड 7500, ये तो 100% आंसर। बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 7500 एंड 550, ऑब्वियसली बात है एकदम। तो ऐसा अपन ने बताया था, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस लाइक दैट, डिस्कस तो किया था। दूसरा अपन लिख सकते हैं E4 के बाद F1 F2 F5, ठीक है भाई। F1 में गिवन है अपन को, among halogens the correct order of electron release in the electron gain enthalpy, तो बताया तो था, तो क्लास में लिखा हुआ है अपन ने कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Cl इज ग्रेटर देन F, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वगैरह ना, इस पे भी 7 इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, इस पे भी 7 इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, but the density per unit area in the fluorine is more, so the repulsion is slightly more than in case of fluorine। तो इसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगा इससे, इसका ज्यादा होगा इससे, इसका गिवन है Cl will be greater than Br, Br will be greater than F, C is the answer, right? F2, F2 में again we have to write that which of the following will the most electronegative electron gain enthalpy and the least one, most नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो Cl का होता है, इससे ज्यादा किसी का नहीं होता। तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए पहले तो अपन देखेंगे कि कौन सा मेटल जो किसमें मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, या फिर अपन चेक करेंगे किसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे कम है। या तो मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा ढूंढो या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे कम ढूंढो, चलो देखते हैं। आंसर चेक करेंगे, फर्स्ट वाला ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, रीजन बिकॉज फॉस्फोरस एंड Cl रिस्पेक्टिवली, मतलब वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें Cl पहले लिखा हो, तो पहला वाला तो गलत ही हो गया अपने लिए। दूसरा चेक करना, उसमें Cl पहले है, लेकिन अब बी सी और डी में अपन चेक करेंगे सबसे कम मेटालिक कैरेक्टर किसमें है, दैट इज फॉस्फोरस, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम वी गॉट द आंसर, डी हो गया। वैसे भी डी में इन सब में सबसे कम नॉन मेटालिक कैरेक्टर। F5 की बात करेंगे अपन, F5 में गिवन है which of the following statement is correct, electron gain enthalpy may be positive for some element, why not, होता है ना, अपन को पता है, नाइट्रोजन, नोबल गैसेस, अल्कलाइन अर्थ मेटल, एंड नाइट्रोजन, इनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ना इज पॉजिटिव, तो वो स्टेटमेंट तो सही हो गया। Second electron gain enthalpy always remain positive for all the elements. No, it is not that always remain positive for all the elements. ये तो डिपेंड करेगा कि कौन सा एलिमेंट की बात कर रहे हैं आप। वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर ने हमेशा, मैंने आपको ये कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मतलब जब कोई भी एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, तो वो एक्सोथर्मिक होता है इनको छोड़ के, फर्स्ट वाला। लेकिन सक्सेसिव मतलब इसके बाद वाला हमेशा पॉजिटिव होगा। ये भी स्टेटमेंट अपन को सही रखेंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, पहला वाला भी गलत नहीं है, दूसरा वाला भी गलत नहीं है। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, नो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ K पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस, हाँ दैट इज करेक्ट। अगर मैं सपोज पोटेशियम को आयनाइज करता हूं, ठीक है ना, K पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए मुझे सपोज करते हैं, मैंने ऐसे एग्जांपल लिया, 380 किलो जूल एनर्जी लिबरेट हुआ, यूज किया है 380, ये इलेक्ट्रॉन निकाला,
ये गैसियस स्टेट में था, ये गैसियस आयन बनाया, तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे 380 एनर्जी देना पड़ा, इतना। तो अपन क्या कहेंगे, जब आप इलेक्ट्रॉन इसमें वापस ऐड करोगे ना, तो इतना ही एनर्जी लिबरेट भी हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन में। तो अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतना एनर्जी यूज होगा, तो जब अपन पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ना, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का, इट मस्ट बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। दूसरा कोई पूछना है? एनी अदर डाउट? E, F, G, then there is match the following. किसी और को कोई डाउट है? मैंने आपको काफी सारा होमवर्क दिया था। बताओ भाई, कोई डाउट नहीं? बड़े अच्छे बच्चे हैं, कोई डाउट ही नहीं होता। बोलो। एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 का 4। आपके क्वेश्चंस ढूंढ के रखो ना, कौन से पूछना है आपको। एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 का 4। पार्ट 1 के 4th क्वेश्चन में अपन को गिवन है, फ्लोरीन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन, दैट इज करेक्ट। मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अभी तो लिखा था मैंने, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -350 होता है और ये -325 होता है। तो लेस नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव होता है, वो लेस नेगेटिव। Additional electron are repelled more effectively by 3p electrons in Cl than by 2p electrons in F. No. Additional electrons are more repelled by 3p electrons. No, they are not repelled by 3p electrons. भाई इसमें तो साइज बड़ा होता है, इसका साइज छोटा होता है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जो अपन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे, इसमें न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसमें जो अपन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ना, तो इसमें रिपल्शन ज्यादा होगा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे उसका रिपल्शन ज्यादा होगा? तो अपन कहेंगे उसमें रिपल्शन ज्यादा होगा। उसमें रिपल्शन ज्यादा क्यों होगा? तो अपन कहेंगे उसमें रिपल्शन इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, छोटा साइज होने की वजह से। ठीक है ना? तो वो सेंटेंस उल्टा लिखा हुआ है। Additional electron repelled more effectively by 3p. No, it is not more effectively repelled by 3p. It will be more effectively repelled by 2p. So answer should be, पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है, सी। क्वेश्चन नंबर 1 भी पूछा है किसी ने, अपन 1 को भी पढ़ेंगे। अपन को बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। The first ionization energy of aluminium is less than first ionization energy of magnesium. मैग्नीशियम के लिए अपन लिखेंगे भाई, एल्यूमिनियम में तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3s2 p1 और मैग्नीशियम के लिए इट विल बी 3s2। तो इसका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी विल बी लेस देन दिस, दैट्स करेक्ट। इसमें तो फुली फिल्ड है, इसमें पार्शियली फिल्ड है, दैट इज करेक्ट। क्या बताना है अपन को? इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं।
Second ionization energy of sodium will be of a huge amount because that is a alkali metal. तो उसका ज्यादा होगा मैग्नीशियम से, सो दिस इज रॉन्ग. द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम तो ऐसा होगा, और सोडियम विल बी लाइक दिस. इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है. सो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम विल बी वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम. और इसमें लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम का ग्रेटर होगा. दैट इज रॉन्ग. The first ionization energy of sodium is less than that of first ionization energy of magnesium. That is correct. अगर सोडियम और इसमें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लिखेंगे तो ये कम होगा, ये ज्यादा होगा. The third ionization energy of magnesium is greater than that of third ionization energy of aluminium. That's also correct. इसका थर्ड अपन को 2p से निकालना पड़ेगा, इसका थर्ड अपन 3s1 से निकालेंगे. That's correct. Electronic configuration. Now the part 2. नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 भी है पार्ट 1 में. 7 में given है अपन को, the first ionization of beryllium is greater than that of boron. It is the same thing. Boron is like this, the beryllium is like this. बस change ये होगा. The same reason. बस आपने सेम कंसेप्ट को पूछ लिया, बस आपने ग्रुप चेंज कर दिया, पीरियड चेंज कर दिया. पहले आप एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से पूछ रहे थे, इट इज थर्ड पीरियड, ये सेकंड पीरियड से वही सेम करते हैं. सो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन इज लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम. बेरिलियम का ज्यादा होगा. 2p orbital is lower in energy than 2s. 2s is lower than energy in 2p because पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा, तो इसकी एनर्जी लोअर होगी. और लिखा है कि ये लोअर होगा. गलत. फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग. फिर पार्ट 1 का कुछ भी नहीं है. अब पार्ट 2 से पूछा है, पार्ट 2 में 7 8 है और पार्ट 2 में 6 भी है. तो अपन पहले 6 की बात करते हैं, फिर 7 8. 6 7 8 ही हो गया. The increasing order of first ionization energy of the element. Increasing order of, देखो जब ऑर्डर वाले क्वेश्चन होते हैं तो अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं. क्या करेंगे, फर्स्ट ionization energies of the element. तो बस है, सल्फर है, बोरॉन है, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा तो इसकी है. फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा. और सबसे कम इस, अब अपन पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लेंगे ताकि अपन को थोड़ा आइडिया भी रहे. ये 3s2 है, p3 है, ये 3s2 है, p4 है, ये 2s2 p1 होगा, और ये 2s2 p5 होगा. इन दोनों में चेक करूंगा ना, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा इससे. सो अपन कहेंगे भाई देखो p इज ग्रेटर देन s. अब दोनों में थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, लेकिन इन दोनों में सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना. सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो इन दोनों का ज्यादा होगा, और उसमें भी फ्लोरीन का ज्यादा है बोरॉन से. चलो देखते हैं क्या करते हैं. सबसे ज्यादा फ्लोरीन होगा, मतलब ऑप्शन 1 नहीं हो सकता. और सबसे कम अपन कहेंगे फास्फोरस होगा. तो सबसे कम अपने पास फास्फोरस में, क्योंकि वो हाफ फिल्ड है, और हाफ फील्ड में तो बहुत ज्यादा होगा. तो क्या करूं, इन दोनों में सल्फर ज्यादा है, तो अपने पास गिवन है फ्लोरीन ज्यादा होगा, उसके बाद बोरॉन लिखेंगे अपन या फास्फोरस. सो मैं इसे कर लेता हूं
कि भाई क्या लिखा हुआ है अपने पास, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ द एलिमेंट, द लोएस्ट फर्स्ट। अच्छा, लोएस्ट फर्स्ट लिखना है तो हो गया ना अपने पास, बी आंसर। क्लोरीन, बोरॉन, सल्फर और फास्फोरस। तो लोएस्ट फर्स्ट मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन ज्यादा होगा बोरॉन से, बोरॉन ज्यादा होगा फास्फोरस से, फास्फोरस ज्यादा होगा सल्फर से। नहीं, ये वाला पार्ट अलग लिखा हुआ है। फास्फोरस ज्यादा होगा सल्फर से। लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा। बोरॉन का आयनाइजेशन एनर्जी और एल्यूमिनियम का आयनाइजेशन एनर्जी, बोरॉन का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, तो बोरॉन का ज्यादा होगा, फ्लोरीन उससे ज्यादा होगा। फास्फोरस और इसमें आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, बट सल्फर और फास्फोरस में फास्फोरस का ज्यादा होगा। ये तो भाई कुछ गड़बड़ है। अब इसमें अगर अपन चेक करेंगे तो फ्लोरीन होगा, फिर बोरॉन ही आना चाहिए आयनाइजेशन। इसमें तो ऐसा आंसर ही गिवन नहीं है। आंसर ही कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, आयनाइजेशन एनर्जी से। फिर भी अगर टिक करना पड़ा तो ये तो बोनस हो गया होगा 2006 का क्वेश्चन है, या फिर अपन एक बार और देख लेते हैं। लोएस्ट फर्स्ट का मतलब हो गया या तो बोरॉन होगा या फास्फोरस होगा। आंसर बी बताओ, लाइक दिस, नहीं इलेक्ट्रॉन, बोरॉन सल्फर। भाई इन दोनों में तो मतलब कोई डाउट ही नहीं है कि फास्फोरस और सल्फर, लेकिन वहीं तो फंस रही चीज है। पता नहीं, एक मिनट रुकना, कुछ इसमें एक्सेप्शन है क्या? तुम्हारे को कह दो तो और भी अच्छी बात है। स्टील वाला आयनाइजेशन एनर्जी। पर ना किसी बुक से देखना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन अभी मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, है क्योंकि हो सकता है या तो बोनस हुआ होगा या फिर अपन को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अपने हिसाब से इन दोनों से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा कि वो सेकंड शेल से निकाल रहे हैं। इन दोनों से निकालना थोड़ा इजी होगा, लेकिन इससे निकालना मुश्किल होगा इससे, क्योंकि ये हाफ कट है। तो सबसे ज्यादा मुश्किल तो फ्लोरीन से होगा, तो फ्लोरीन तो तीन ऑप्शन में है, और सबसे ज्यादा इजी जो होगा वो फास्फोरस से होगा। तो फिर क्योंकि वो हाफ फिल्ड है, तो आंसर आना चाहिए अपना, इसने कहा लोएस्ट फर्स्ट,
तो लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? तो लोएस्ट इन सब में सल्फर का होगा, फिर फास्फोरस होगा, फिर बोरॉन होगा, फिर फ्लोरीन होगा। ये आंसर होना चाहिए, लेकिन अपने पास ये तो सही है, इसमें सल्फर फिर फास्फोरस लिखा हुआ है। तो आंसर या तो 2 होगा या फिर 4 होगा। फास्फोरस और सल्फर तो आना ही चाहिए, पहले अपना आना चाहिए फास्फोरस फिर सल्फर, फास्फोरस फिर सल्फर। तो अगर मुझे टिक करना है तो मैं आंसर, क्योंकि फास्फोरस और सल्फर के बेसिस पे मैं 4 को टिक कर दूंगा, दैट आंसर विल बी 4, क्योंकि एलिमिनेट करके, फिर ऑप्शन एलिमिनेट करके कर पाएंगे। बट ऑप्शन एलिमिनेट करके क्या, इसका आंसर क्या गिवन है? इसका आंसर चेक किया क्या गिवन है? 6th वाले का 4 होना चाहिए। क्या गिवन है? फिर अपन लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन उसको देख लेंगे अपन, है? उसको मैं अभी वैल्यूज के साथ देखेंगे अपन। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है क्योंकि लेंथेनाइट्स में क्या होता है ना, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे और इसके फोर्थ शेल में 4f14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे उनका इनका क्या होता है, पुअरेस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो उसकी वजह से जो भी आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे उसका न्यूक्लियस में अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होता जाएगा। अगर न्यूक्लियस में अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो अपन ने एफ ब्लॉक में एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक नंबर का जो ग्राफ बनाया ना, वो ऐसे बनाया है कि देयर इज अ रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन इन द size of the element, F block element. The reason is because due to the 14, the poorest screening effect of 14, they are strongly attracted to the nucleus. तो अपन चेक कर लेते हैं भाई क्या लिखा हुआ। The appreciable shielding on outer electrons of 4f from the nuclear charge. No, shielding थोड़ी होता है, appreciable shielding होगा। The appreciable shielding on the outer electron of 5f electron from the nuclear charge. फिर है the same effective nuclear charge from cerium to lutetium, the imperfect sharing shielding on the outer electron by 4f electron to the nuclear charge। फोर्थ वाला हो गया ना, imperfect, और perfect shielding नहीं होता ना, imperfect shielding होता। तो अपन बता सकते हैं इसमें। अब 8th वाला देख लेते हैं, the stability of dihalides। we are given that increases readily in the sequence। ठीक है भाई। अब स्टेबिलिटी में ना डाई हैलाइड्स अगर अपन को गिवन है तो अपन को एक बात पता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट से PbX2 ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट इसका स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगा SnX2 ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेड के दो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, एक +2 एक +4। ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अपन बात करेंगे तो क्या गिवन है अपन को, SnX2। फिर उसके बाद अपन को गिवन है, ऑब्वियस सी बात है, फिर अपन को गिवन है Sn, ऐसे होता है कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, फिर अपन लिखते हैं दैट इज टिन। तो अपन बता दें कि भाई PbX2 is very very large as compared to that is SnX2। और उसके बाद अपन बता देंगे जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, करेक्ट भाई, ऐसे बता देंगे ना इनर्ट पेयर इफेक्ट, इधर थोड़ा सा इधर इनर्ट पेयर इफेक्ट, इधर X2 का स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका +2 ज्यादा स्टेबल होगा
इसके +2 से ज्यादा स्टेबल होगा, इसके +2 से ज्यादा स्टेबल होगा, इसके +2 से, दैट विल बी द ऑर्डर। CCl2 बनाता ही नहीं, मतलब स्टेबिलिटी डिक्रीज। सो PbSnSi GeSi, तो पहले वाला ऑप्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी अपन ने बाद में डिस्कस किया है शायद, इसलिए आप लोग इतना क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में अपन को गिवन है द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज गिवन, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज। सो अगर मुझे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है 5.11 5.1, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतना ही होता है। तो अभी तो बताया था कि मतलब अगर किसी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जैसे पोटेशियम से बताया था ना, पोटेशियम आयन बनाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन है, ये गैसियस स्टेट, ये गैसियस स्टेट। अगर इसको आयनाइज करने के लिए मुझे x किलो जूल की जरूरत पड़ी या x इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत पड़ेगी, जब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उतना ही एनर्जी लिबरेट भी हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन। तो अभी उसने पोटेशियम की जगह अपन को सोडियम दे दिया, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज गिवन टू मी, दैट इज 5.1। ये तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो बताओ जब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे सोडियम आयन में तो कितना एनर्जी लिबरेट होगा, ऑब्वियस बात, थोड़ी देर पहले बताया मैंने। ये आपका बताओ भाई, और कोई डाउट इसमें? अब अपन ना एक बार वो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 था ना, अभी डिस्कस कर लेते हैं अपन, उस पे चलते हैं, उसको एक बार देखते हैं, है ना, क्योंकि अपने डाउट्स हो गए, थोड़ा सा उसको भी देखते हैं वो है क्या क्वेश्चन नंबर 8 में, है ना, उन्होंने क्या किया है। देख, आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी। तो अपन कहेंगे देखो, अब मैं उसको ना थोड़ा सा ऐसे, अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं ना अपन, तो ऐसे लिखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा, और आयनाइजेशन एनर्जी इधर से इधर इंक्रीज होगा, साइज छोटा होगा ना। तो अपन कहेंगे अगर मुझे आयनाइजेशन एनर्जी बताना है, तो मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट गिवन थे, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर आपने लिखा एल्यूमिनियम, और ये सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो आयनाइजेशन एनर्जी इधर से इधर तो बढ़ेगा, इधर से इधर तो बढ़ेगा, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। उसके बाद अपन को ये दोनों के बने, तो इन दोनों में तो अपन को पता था कि भाई फास्फोरस की ज्यादा होगी सल्फर से आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। और इधर चेक करूंगा तो बोरॉन की ज्यादा होगी फ्लोरीन से, तो मुझे ये पता था कि इन दोनों में बोरॉन का ज्यादा है फ्लोरीन। अब अपन एक ऑप्शन ढूंढते हैं जिसमें फास्फोरस और बोरॉन, फास्फोरस और सल्फर, फास्फोरस और सल्फर और फिर बोरॉन और वैसे गिवन अपन को, तो मुझे ये दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ऑप्शन बना देते हैं अपन। फर्स्ट ऑप्शन में फास्फोरस ग्रेटर देन सल्फर गिवन है, बिल्कुल करेक्ट है। बस इन दोनों में अपन को गिवन है अपन को कि भाई लोएस्ट फर्स्ट, तो आयनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट फर्स्ट, तो बोरॉन का ज्यादा होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब आयनाइजेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हो गया सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी पता है, इसमें पहले इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, बाद में लोएस्ट फर्स्ट लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा गड़बड़ वही हो रही है कि उन्होंने मतलब क्वेश्चन अच्छा नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन को ऐसे घुमा दिया ना कि हम लोग सब परेशान हो गए।
लोएस्ट फर्स्ट का मतलब हो गया जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट है। तो इन सब में आयनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट किसकी होगी? लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी विल बी इक्वल टू लोएस्ट फर्स्ट। तो इसकी इसकी तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो लोएस्ट फर्स्ट का मतलब हो गया फ्लोरीन। बोरॉन की लोएस्ट आयनाइजेशन। तो मैं बोरॉन की जगह फास्फोरस भी लिख सकता हूं। तो मुझे एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है कि या तो वो बोरॉन से शुरू हो या फिर फास्फोरस से शुरू हो। बोरॉन से 3 शुरू हो रहे हैं, फास्फोरस से 1 ही शुरू हो रहा है। बोरॉन से 1 ही शुरू हो रहा है। बोरॉन से 1 ही शुरू हो रहा है, वो है फर्स्ट वाला, बाकी सब फ्लोरीन से शुरू हो रहे हैं। और लोएस्ट फर्स्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है और लोएस्ट फर्स्ट लिखना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, लोएस्ट फर्स्ट लिखा हुआ है। वैसे 1 और 4 में से कोई एक आंसर लिखते हैं, क्योंकि उन्हीं में फास्फोरस ग्रेटर देन सल्फर लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि द बेस्ट ऑप्शन इज फास्फोरस ग्रेटर देन सल्फर। ये तो अपन बिल्कुल श्योर शॉट थे। और सेकंड और थर्ड में तो वो गलत लिखा हुआ है, उसमें अपन को कोई डाउट नहीं है। बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी और फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी, फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, सबसे पहले आ जाएगा। एक मिनट, आंसर क्वेश्चन बकवास था, लेकिन इतना घुमा के पूछा है कि परेशान करके रख दिया। अपन ने पूरा टाइम 3 मिनट लगाने पड़ते हैं अगर उसको सॉल्व करते हैं। तो आंसर इज, उन्होंने कितने अच्छे से बताया है कि भाई लोएस्ट फर्स्ट का मतलब होगी लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? लोएस्ट फर्स्ट। ऑर्डर भी लिखो इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन होगी। ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं। और लोएस्ट फर्स्ट का मतलब हो गया कि जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। लोएस्ट फर्स्ट मतलब कि उधर जो आप ऑर्डर लिखोगे ना ऐसे, उसमें लोएस्ट वाला पहले लिखो। अगर आपके पास सल्फर है तो सल्फर लिखो, फास्फोरस है तो फास्फोरस लिखो, बोरॉन है तो बोरॉन लिखो, जो भी लोएस्ट होगा उसको पहले लिखो। है ना? तो अब लोएस्ट फर्स्ट का मतलब होगा जिसकी सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी हो। तो अपन कहेंगे देखो भाई, बोरॉन था अपने पास, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और अपने पास क्या था? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, और अपन लिखेंगे दैट इज फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। अब क्वेश्चन सॉल्व करने में अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में तो अपन को पता है सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इसमें है, फिर इसमें है, फिर इसमें है, फिर इसमें है। तो अपन ने पढ़ रखा है कि भाई अगर नेबर्स हैं और हाफ फिल्ड है और पार्शियली फिल्ड है, तो सबसे पहले अपन उसको, तो इसमें चेंज होगा क्योंकि नेबर है। तो फास्फोरस का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा सल्फर से। इन दोनों में चेक करूंगा तो फ्लोरीन का ज्यादा होगा किससे? बोरॉन से। अब अपन को वो चूज करना था जिसमें कि अपन को गिवन हो क्या? फास्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लिखी हो सल्फर से। ऐसे दो ही ऑप्शन थे अपने पास, एक 1 था, एक 4 था। ये दोनों ऑप्शन थे अपने पास, इनमें से एक अपन को चूज करना था। अब अपन उसको चूज कर लेते हैं जिसमें आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन की ज्यादा गिवन हो, बोरॉन। तो फ्लोरीन की ज्यादा, अब अपने हिसाब से क्या आना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी? फ्लोरीन ज्यादा होना चाहिए बोरॉन से, बोरॉन ज्यादा होना चाहिए फास्फोरस से, फास्फोरस ज्यादा होना चाहिए सल्फर से। अब वो क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन ऐसे ही बना सकते हैं, क्योंकि अपन को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता ना इन दोनों के साथ इसका क्या मैच है, लेकिन होना चाहिए फ्लोरीन सबसे ज्यादा हो
फिर उसके बाद फास्फोरस, फिर सल्फर और फिर बोरॉन। अगर ऐसा है तो भी अपने लिए चलेगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। अब उन्होंने लिखा कि जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट है उसको पहले लिखो। मतलब आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं, या आप इससे ऐसे लिखना चाहते हैं। तो लोएस्ट फर्स्ट मतलब लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? बोरॉन की। ये लोएस्ट फर्स्ट होगा। अब अपन आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ जी भाई, बड़ा ही बेकार क्वेश्चन था। फ्लोरीन, फिर ये और फिर ये ऑप्शन गिवन है तुमको। फ्लोरीन और बोरॉन, फास्फोरस और फिर क्या हुआ? फ्लोरीन सबसे ज्यादा हो जाएगी, तो वो लोएस्ट फर्स्ट मतलब बोरॉन सबसे पहले, फिर उससे कम सल्फर। ये चेंज नहीं किया आपने? नहीं किया, आपको चेंज करना चाहिए ना। बोरॉन के बाद सल्फर आएगा, फिर फास्फोरस आएगा, क्योंकि अपन ने वहां से शुरू कर ना अपन, लोएस्ट फर्स्ट। तो बोरॉन के बाद सल्फर आया, सल्फर के बोरॉन के बाद सल्फर आया, सल्फर के बाद फास्फोरस, फास्फोरस के बाद फ्लोरीन, बोरॉन के बाद सल्फर आया, फिर फास्फोरस आया, फिर फ्लोरीन आया। तो या तो ऑप्शन अपन इसको लिखेंगे, या फिर ऑप्शन अपन इसको लिखेंगे। इसमें क्या आया? पहले अपन लिखेंगे फ्लोरीन आया, फिर बोरॉन आया, फिर फास्फोरस आया, फिर उसके बाद सल्फर आया। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन अपन को मिलेगा, वही अपना ऑप्शन देगा। फोर्थ वाला आ रहा है। इसको लिख के अपन को ऐसे बताना पड़ेगा अपना ऑप्शन, तो अपन उसको आंसर बता देंगे। ये था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ये लिखने वाला पार्ट है ना, पहले ऐसे लिखा फिर ऐसे लिखा, ये लिखने वाला पार्ट अपन को मुझे मुझे ज्यादा लोएस्ट फर्स्ट लिखा, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, और पहले अपन ने लोएस्ट वाला लिखा जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट हो। मुझे वो परेशान कर रहा था कि यार मतलब बिल्कुल, और ऐसे ही वर्ड ही अपन को परेशान करेंगे, बाकी क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये वर्ड्स को ही थोड़ा सा जल्दी लिख के देखोगे तो ही आएगा, अगर जल्दी से टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे मेरा शुरू में तो आंसर मुझे लग रहा था सेकंड होगा, लेकिन फिर लगा नहीं नहीं सेकंड नहीं हो सका। फिर फर्स्ट बिल्कुल फिट हो रहा था, लेकिन फर्स्ट में प्रॉब्लम आ रहा था, लोएस्ट फर्स्ट में, क्योंकि फ्लोरीन लिखा था ना, वो तो हाईएस्ट फर्स्ट हो जाएगा। फिर लिख के देखा तो लोएस्ट फर्स्ट इट इज कॉमन, तो अपन को लिख के ही देखना चाहिए हमेशा। ये आपका, इसके अलावा और कोई डाउट है उसमें? आप एक्सरसाइज 2 भी कर सकते हो उसको, अपन आगे कुछ पढ़ लेते हैं, नहीं तो अगर कोई डाउट नहीं, अपन बीआईएन डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम। बीआईएन में अपन कुछ पायरो से रिलेटेड डिस्कस कर रहे थे, पायरो एसिड्स है ना, पायरोलाइसिस, पायरो एसिड्स की बात करेंगे, ये डिस्कस कर रहे थे। तो पायरो एसिड का मतलब होता है कि जैसे अपन को नाम बताना है, अपन ने बताया था कि अपन मेरे पास अगर एसिड है और इसको अगर मैं हीट करूंगा ना, तो ये H2O निकाल देंगे अपन और SO3 बचेगा। अपन सिर्फ ये लिखते हैं, क्योंकि अपन ने कभी H2O आपने हटा दिया इससे, तो अपन अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड है तो ये एनहाइड्रस सल्फ्यूरिक एसिड है, तो अपन एनहाइड्रस वर्ड यूज करते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करूं ना, H2SO4, और इसको हीट करके वाटर निकाल देता हूं, लेकिन इस बार मैंने इसको ट्वाइस ले लिया, तो मेरे पास क्या बनेगा? H4 थे, सल्फर 2 थे और ये 8 थे ऑक्सीजन। तो फिर उनमें से अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? मेरे पास H2 बचेगा, सल्फर 2 बचेगा और ऑक्सीजन 7 बचेगा। तो जब ट्वाइस करके एक वाटर निकालोगे और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बचेगा, तो फिर ये सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसको बोलूंगा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मुझे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड
H2SO4 गिवन होता है, इसी को लिख देते हैं अपन एक एग्जांपल में। एग्जांपल इसमें से हीट करके, हीट पायरोलिसिस मतलब हीटिंग, इससे H2O निकाला तो मेरे पास SO3 बच गया। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये एनाइड्रस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। बट अगर मेरे पास H2SO4 है और इसको हीट किए माइनस H2O, तो दिस विल बी H2S2O7, दैट इज कॉल्ड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है भाई, तब तो फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। एग्जाम्पल 2 मेरे पास H2SO3 है, सल्फ्यूरस एसिड, इसको ट्वाइस करता हूँ और हीट करके माइनस H2O लेता हूँ, तो फिर इसको क्या आ जाना चाहिए, पायरोसल्फ्यूरस एसिड आना चाहिए, H2S2O3, H2S2O5 हो जाएगा। 6 हो गया था ना, एक वाटर हटा दिया तो बनी है पायरो सल्फ्यूरस एसिड बोलूंगा। ये बचा तो फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो अपन कहेंगे ये फॉस्फोरिक एसिड होता है, फॉस्फोरिक एसिड। तो अच्छा, तो फिर आप इसमें ऐसे कर रहे हो कि मैं थोड़ा सा ना अब स्ट्रक्चर में लिखता हूँ। फॉस्फोरिक एसिड इज लाइक दिस, ये फॉस्फोरिक एसिड है, आपने इसको ट्वाइस लिखा होगा, तो मैंने ट्वाइस लिखने की बजाय ऐसे लिख देता हूँ कि दो फॉस्फोरिक एसिड, ये तो अच्छी बात है। और इसको हीट करके वाटर हटा दिया, तो ठीक है, आपने ऐसे हटा दिया, तो अपन कहेंगे फिर उस केस में ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो अपन कहेंगे ये फॉस्फोरिक एसिड है, तो ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड। तो अपन कहेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका कितना था, H3PO4, तो आपने क्या किया, H3PO4, एक और H3PO4 ले लिया और वाटर हटा दिया, हीट करके, तो बचा क्या, P2O, 3 4 जा 12 ना, तो एक ऑक्सीजन हटाया अपने, तो H4P2, H3PO4 है ना अपने पास, तो 6 था, मैंने एक वाटर हटाया, तो 4 बचा हुआ है अपने पास, और H3PO4 ये कितना आ गया अपने पास, 12, तो 12 से एक ऑक्सीजन निकालो आप, ये बन गया अपने पास। तो इतना है क्या, अरे सर 9 है ना। हाँ, और यहाँ पर लिख रहा हूँ वो 3 और 3, ठीक है ना, ठीक है, तो वी गेट दैट, तो यहाँ पर तो काउंट करते ही करता मैं, है ना, तो अपन एक बार चेक कर लेते हैं, 7 आया, ये बन गया अपने पास भाई। वो स्ट्रक्चर देख के काउंट किया कर रहा था, इसलिए वो गड़बड़ हो रहा था, मैंने कहा इतना सारा कहाँ से आ गया, ये 3 लिखा था ना बंदे, तो इसलिए मल्टीप्लाई करना गड़बड़ हो गया। तो अपन कहेंगे चलो भाई ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्टली हीट करता था, मतलब अगर अपन ऐसे करते, अपन को एक बात पता है, अगर मैं इसको ऐसे करता ना H3PO4, क्योंकि इसमें 3 नाइट्रोजन है, तो इसको ही अगर मैं हीट करके H2 निकाल दूं, तो अपन कहेंगे इस केस में ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इस मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड हीट करने पे अगर एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो पायरो बनेगा, लेकिन अगर 1 मोल लेंगे और उसे हीट करेंगे तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनेगा।
और तो इसमें एनहाइड्रस नहीं बन सकता, तो अपन इसको ऐसे कर लेंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बनेगा, और अगर इसको 200 से अबव हीट करोगे तो फिर ये एनहाइड्रस, जैसे ये बन गया ना, वाटर हटा के सारा एनहाइड्रस बना देंगे, तो अपन इसको भी एनहाइड्रस बना देंगे, ऐसे करेंगे ट्वाइस और वाटर हटा देंगे। तो ट्वाइस करके वाटर हटाओगे तो विल गेट दैट P2O5, ये बचेगा। आप ट्वाइस करो इसको और फिर वाटर हटा दो, तो एनहाइड्रस फॉस्फोरिक एसिड, ये फॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और ये एनहाइड्रस फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ऐसे लिख सकते हैं। फॉस्फोरिक एसिड में H3PO4 भी होता है, दैट इज अ फॉस्फोरिक एसिड। H3PO3 भी होता है, दैट इज फॉस्फोरस एसिड। और H3PO2 भी होता है, दैट इज हाइपोफॉस्फोरिक फॉस्फोरस एसिड। ये नाम तो आपने लास्ट टाइम बताए थे कि ऑक्सीजन रिमूव करते जाओ तो वो एक का अस हो जाएगा, अस से हाइपो हो जाएगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये अपन को given है। Now, if I was given, मुझे एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन, उसने लिखा भाई मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, दैट इज H, सपोज करते हैं 4P2O, अपन को ऐसे लिखना है ऐसे। तो जैसे ही अपन को H4P2O8 दिखेगा, H4P2O8 दिखेगा, तो अपन कहेंगे भाई ये तो 8 में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मैं 6 कर लेता हूँ। ठीक है, जो भी अपन को मिलेगा अपन तो ये बताएंगे कि मुझे ये मिला। इफ यू आर गिवन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ H4P2O6, H4P2O7, H4P2O5, इस टाइप से मुझे गिवन है। इफ यू आर गिवन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एक ये गिवन है मुझे, एक ये गिवन है मुझे, एक ये गिवन है। अपन क्या सोचेंगे कि भाई हमने तो H3PO4 पढ़ा हुआ है, H3PO3 पढ़ा हुआ है, H3PO2 ऐसे पढ़ा हुआ है, तो ये H4 कैसे आ गया? तो अपन को दिमाग में आएगा कि अच्छा अच्छा, आप H4 की बात कर रहे हो, इसका मतलब है ये पायरो एसिड्स है। अगर ये पायरो एसिड्स हैं तो अपन से पूछा जाएगा कि बताओ ये किस टाइप के एसिड से बने हुए हैं। अपन क्या करेंगे, इनमें वाटर ऐड करेंगे। भाई आपने इनको बनाया कैसे होगा, वाटर हटा के बनाया होगा ना, वाटर हटा के। तो अपन कहेंगे वाटर हटाया होगा तो ये रहा होगा क्या, H6P2O7, ये रहा होगा H6P2O8, ये रहा होगा H6P2 और O6, ऐसे रहा होगा। अब देखो एक बात है, अपन को पता है कि H6P2O7 जैसे यहां पर बने H4P2O7, H4P2O7, वाटर ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, जैसे यहां हो गया। तो अपन को पता है, इसका मतलब है आपने इसमें ट्वाइस ऑफ H3PO4 यूज किया था, वो अपन को पता चलता है कि आपने इसमें ट्वाइस ऑफ H3PO4 यूज किया था। तो ये अगर फॉस्फोरिक एसिड है तो ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड। चलो अब इसकी बात करते हैं। तो इसको डबल करोगे तो 4 आएगा, इसको डबल करोगे तो 6 आएगा,
एक वाटर हटाओगे तो विल राइट, तो इसको डबल करेंगे तो 6 आएगा। इसका मतलब ये इससे बनाया हुआ था। तो अगर ये मेरे पास गिवन है दिस इज फास्फोरस, तो अपन कहेंगे भाई यहां पर जो ये बना था ना ये पायरोफॉस्फोरस था। ये पायरोफॉस्फोरस, तो फिर इसको किससे बनाया? तो इसको देख के अब ये तो फास्फोरस आया तो मैंने बना दिया, अब इसको वाटर ऐड करके आई गॉट दिस 7। अब 7 मिलेगा तो देखो एक बात है, अपन कहेंगे देखो जब मुझे 6 मिला तो मुझे पता चल गया आप H3 वाले की बात, PO3 वाले की बात कर रहे हैं, O3 O4, ये O7 कैसे आएगा? तो और नंबर भाई इसका डबल करोगे तो 4 आएगा, इसका डबल करोगे तो 6 आएगा, इसका डबल करोगे तो 8 आएगा। 6 आया 8 आया, अब इसमें तो 7 आया, इसमें कौन से दो एसिड हो गए? तो अपन कहेंगे दिस इज अ मिक्स्ड एसिड, फॉर्मूला ऑफ मिक्स्ड एसिड। तो ये जो पायरो एसिड होगा ना, क्योंकि वाटर हटाया होगा आपने इससे, तो इससे हटाया तो ये क्या है? तो अपन कहेंगे ये दो एसिड का मिक्सचर है। जैसे यहाँ 2 मोल ले रहे थे ना अपन, तो H3PO4 प्लस H3PO3, ये दो फॉस्फोरिक एसिड और फास्फोरस एसिड, दो एसिड का मिक्सचर है ये। तो अपन से क्वेश्चन में पूछेंगे बताओ इनमें से कौन सा मिक्स्ड पायरो एसिड है? तो क्या करेंगे, वाटर डाल देंगे, वाटर डाल के जो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा ना उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, दो इक्वल एसिड में डिवाइड हो गया, तो बोल देना वो मिक्स्ड एसिड नहीं। आपने एक ही टाइप के एसिड का डबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना के पानी हटा के आपने पायरो एसिड बताया। लेकिन अगर जो मिक्स्ड आपके पास जो टोटल फॉर्मूला आया ना, अगर उससे मुझे दो अलग अलग एसिड बनाने पड़े तो समझ जाना कि वो मिक्स्ड पायरो एसिड है। तो ये वाला मिक्स्ड पायरो एसिड है। मतलब सीधी सीधी बात है कि आपने यहां पर एक फॉस्फोरिक एसिड लिया था, आपने एक फॉस्फोरस एसिड ले लिया, मतलब इसको H कर लिया, तो H3PO3 हो गया। तो आपने जब वाटर हटाया होगा तो यहां पर उस फॉर्मूले में H रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास H4P2O6। ठीक, बता देंगे, बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मिक्स्ड एसिड के बारे में पूछा फिर पायरो एसिड्स है रिकॉर्डेड कि भाई कैसे उनको बताने हैं, दैट इज बेटा फॉस्फोरिक एसिड जो होते हैं इनके कि SO3 जो होता है वो ऐसे एग्जिस्ट भी करता है, या डाइमराइजेशन ट्राइमराइजेशन मुझे लगता है अपन को बॉन्डिंग में पूछेंगे क्योंकि वो स्ट्रक्चर से ज्यादा रिलेटेड है। अपन ये भी बताना नहीं चाहता था मैं, तो थोड़ा वाटर हटाने के लिए मैंने बनाया, क्योंकि पहले अपन को स्ट्रक्चर पता होंगे तो अपन अपने आप ही बना लेंगे फिर तो वो अपन केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अपन ना ये ट्राइमर और मोनोमर और पॉलीमर ये सब बाद में बात करेंगे जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अपन केमिकल बॉन्डिंग। तो फिर ठीक है, कुछ और मतलब अगर इसमें है तो अपन चेक कर लेते हैं एक बार। तो एक और होता है जैसे यहाँ पर अपन ने लिखा है ये सब, दैट इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड, ये फास्फोरस एसिड, ये पायरोफॉस्फोरस एसिड, ये फॉस्फोरिक एसिड, ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड, वो आपने लिखा और हमको पता है कैसे लिखा, ये तो मिक्स्ड एसिड है, राइट। अब एक होता है दैट इज मेटा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड तो लिखा अपन ने, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड इज H3BO3 और
इसको हीट करके अगर वाटर हटाएंगे तो अपन को पता है BO3 बचेगा, HBO3, HBO2 बच गया बस। तो अगर ये बोरिक एसिड है तो ये मेटाबोरिक एसिड। उनको पता है अगर इसको ट्वाइस ना करो और हीट करके वाटर हटा दो तो वो मेटा वर्ड आता है इसमें। इसको हीट किया, ट्वाइस नहीं किया ना, ट्वाइस करोगे तो पायरो लगेगा, और इसको हीट किया तो यहाँ आ गया ऐसे, तो अपन कहेंगे इसमें आप मेटा वर्ड नहीं लगा सकते। तो अपन कहेंगे क्यों भाई, इसमें लगा रहे हो, इसमें लगा रहे हो, हीट करने के बाद जो बच रहा है इसमें भी आप मेटा लगा रहे हो, इसके बाद भी हीट करने के बाद जो लग रहा है मेटा लगा रहे हैं, तो इसमें क्यों नहीं? तो फिर कहेंगे उसमें इसलिए नहीं लगा रहे। मेटा तभी लग सकता है जब इसके पास जो बचा हुआ मॉलिक्यूल है उसके पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। इसमें हाइड्रोजन नहीं है, जबकि इन दोनों में क्या था, हाइड्रोजन था। और आपको अगर एसिड लिखना है, आपको अगर एसिड लिखना है तो उसमें प्रोटॉन होना जरूरी है। जब प्रोटॉन, उसमें प्रोटॉन नहीं है ना, तो मैं उसको एसिड नहीं लिख सकता। प्रोटिक मेटा के लिए प्रोटॉन, उस एसिड को प्रोटॉन देना कंपलसरी है। अगर हीट करने के बाद वाटर रिमूव करेंगे उसके बाद भी उसके पास प्रोटॉन है तभी आप मेटा लगा सकते हो, नहीं तो लगे नहीं लगा सकते। लगा दिया। इस पार्ट को ध्यान रखना। हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। अब देखो नाम बिल्कुल डिफरेंट है, ये है, आपने हाइपो भी लगाया और इक भी लगाया। इक का मतलब तो आज तक आप यही बताते आए कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिंगल एटम, मतलब आप हाइपो भी लगाओगे और फॉस्फोरिक भी लिखोगे, ठीक है। तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड इज दस HO, P डबल बॉन्ड O, इधर भी अपन OH लिखेंगे, इधर भी अपन O लिखेंगे, इधर P डबल बॉन्ड O, OH और OH। तो ये जो मॉलिक्यूल होता है ना, ये होता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अब ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, इट इज द ओनली फॉस्फोरिक एसिड, it is the only phosphoric acid which has PP bond। इसके अलावा कोई भी ऐसा फॉस्फोरिक एसिड नहीं है जिसके बीच में फास्फोरस फास्फोरस के बीच में बॉन्ड बने। इसके अलावा जितने भी एसिड है ना अपने पास फास्फोरस के, उन सभी में दोनों फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन है। इट इज द ओनली फॉस्फोरिक एसिड जिसमें फास्फोरस फास्फोरस के बीच में बॉन्ड होगा, और अपन कहेंगे उसमें इक भी है और हाइपो भी है, इट इज अ मिक्स्ड एसिड। तो इसका नाम जो होता है ना, जिसको अपन बोल रहे थे, इसको पायरो नहीं लगा सकते अपन, इसको ऐसे क्या बोलेंगे, तो द नेम ऑफ दिस इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ये अपने पास हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन टाइप लिख लो, नोट करके लिख लो, आपको जो मर्जी चाहे लिखो, लेकिन यही एक फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरस का एसिड है जिसमें PP बॉन्ड बनता है, बाकी किसी में कोई PP बॉन्ड नहीं। फॉस्फोरिक
तो अपन ने पायरोफॉस्फोरिक एसिड देखा, राइट ना, वो सारा पार्ट देखा। चलो कुछ नाम अपन को पहले से पता होना चाहिए, जैसे नेमिंग ऑफ कंपाउंड, नेम ऑफ सम कंपाउंड्स, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, थोड़ा थोड़ा अपन को पता रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे पोटेशियम, पहले अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, पहले वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेते हैं, बाद में उनके नाम लिख दो। कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिसको अपन जिसको वो अभी पूछ सकते हैं, मोस्टली अपन उस टाइप के कुछ कंपाउंड देख लेते हैं, वरना अपन छोड़ देंगे सारे, है ना। फिर बॉन्डिंग में तो अपन बहुत सारा पढ़ेंगे, मतलब केमिकल बॉन्डिंग में तो ऑब्वियस सी बात है, सबके स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। मेरे ख्याल से इतना ही, मतलब थोड़ा बहुत पूछेंगे अपन से। फिर कुछ और होगा तो आप बता देना मुझे, मतलब मैं सारे नहीं लिखना चाहता, मैं चाहता हूँ कि इतना इतना लिखें अपन जो अभी, क्योंकि धीरे धीरे अपन पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वो धीरे धीरे अपन को पता चले। ये पोटेशियम परमैंगनेट है, ये पोटेशियम मैंगनेट है। अपन को पता है कि भाई पोटेशियम मैंगनेट हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट, ये पोटेशियम क्रोमेट है, क्रोमेट है। दिस इज, अगर मैं ऐसे लिखता तो मैं सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम सल्फेट लिखता। अगर मैंने एक ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस किया तो सल्फर इज कॉल्ड थायो। एक ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस करो तो मुझे ये मिलेगा, तो आई राइट दैट सोडियम थायोसल्फेट। आपने लिखना तो सल्फेट है, लेकिन एक ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दिया। दिस मॉलिक्यूल इज सोडियम टेट्राथायोनेट, चार सल्फर है ना, थायोनेट। दिस इज
इस पे +1 होगा, N3 पे -1 है। अगर कोई बाइवेलेंट मेटल होता है जैसे ऐसे, तो इसको ट्वाइस लिखना पड़ता है, क्योंकि बेरियम पे +2 चार्ज होता है ना, इस पे -1 चार्ज, तो बेरियम एजाइड। एक्चुअली सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड, दे आर यूज्ड टू प्रिपेयर प्योरेस्ट नाइट्रोजन गैस। वैसे एजाइड के काफी सारे फॉर्मूले पूछ लेते हैं, तो अपन इसलिए मैंने, क्योंकि कई बार अपन क्या करते हैं स्टूडेंट, एजाइड और नाइट्राइड दोनों में कंफ्यूज हो जाता है, एजाइड और नाइट्राइड में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने उसको एजाइड लिया। तो एग्जाम में पूछेंगे उसका फॉर्मूला बताओ, पर नहीं बताओ। ये तो कैल्शियम है, एक OCl है और एक Cl है, इसको ऐसे लिखना चाहिए ना अपन को, पर इसको कंबाइंडली ऐसे लिखा। तो ये ऑक्सीक्लोराइड है, ये क्लोराइड है। तो जनरली अपन क्या करते हैं, अपन डायरेक्टली बता देते हैं कि भाई ब्लीचिंग पाउडर होता है। कैल्शियम ऑक्सी डाइक्लोराइड, दिस इज तो ये अपन बता सकते हैं कुछ फॉर्मूले और उनके नाम। मोस्टली जो अभी पूछेंगे ना अपन से, वो ये वाले, KMnO4 K2MnO4, थायोसल्फेट, ये काफी अपन से पूछते हैं। और अगर ऐसे लिखा है तो अपन क्या करेंगे ना, ये SC है, तो जब कोई नया एलिमेंट आएगा ना, तो अपन उसके ग्रुप सोचेंगे कि किस ग्रुप का एलिमेंट है। तो अपन कहेंगे भाई देखो, सल्फर, ऑक्सीजन, सेलेनियम, टेलोरियम, ऐसे। तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर ऐसे होता और ऐसे, तो ये सोडियम सल्फेट होता। तो ये सेलेनियम है, तो सोडियम सेलेनेट लिख दो, सेलेनियम ना, ये तो भाई आंसर होगा, तो सोडियम सेलेनेट लिख दिया। तो उस टाइप का थोड़ा तो अपन को कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अपन सारे एसिड सारे कंपाउंड तो लिख नहीं सकते, और सारे एसिड तो थोड़ा बहुत तो अपन को कॉमन सेंस यूज करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपका बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर वाला चैप्टर खत्म हो। अब जो नया चैप्टर अपन को पढ़ना है, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। नया चैप्टर अपन पढ़ेंगे, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। अपन सबको पता है केमिकल बॉन्डिंग में क्या, आप बॉन्ड्स पढ़ाओगे, मतलब बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग में आप बॉन्ड फॉर्मेशन बताओगे, बॉन्ड फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड लिख लेंगे, स्ट्रक्चर बनाना सिखाओगे, एंड टाइप्स ये तो बताना ही पड़ेगा,
स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल और आयनिक कैरेक्टर बताओ। एंड कोवेलेंट। मेनली अपन को यही पढ़ना होता है, लेकिन इसमें काफी सारा पार्ट होता है जिसको अपन पढ़ेगा। चैप्टर इज मोर इंफॉर्मेशन बेस्ड, कि भाई आपको इंफॉर्मेशन मैं दूंगा कि ऐसे होता है, समझाऊंगा नो डाउट, क्योंकि जो पहले आपने पढ़ा है 7, 8, 9 में, 9, 10, वो 7, 8, 9, 10 वाला पार्ट ही मोस्टली यूज होता है बॉन्डिंग में, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पार्ट तो बॉन्डिंग में बता ही जाता है, तो बहुत ज्यादा बेसिक की जरूरत नहीं पड़ती है, अपन ने पहले पढ़ रखा होता है। तो अपन केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं, तो बॉन्ड फॉर्मेशन, तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड है ना, शुरुआत करते हैं दैट इज फ्रॉम द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड, तो अगर एक समरी जैसे लिखें जो अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, कि भाई आपने स्कूल में जो पहले पढ़ा था कि भाई कैसे बताएंगे अपन कि वो आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, किस टाइप का बॉन्ड है, वो अपन ने कैसे बताया वो देखो। आयनिक बॉन्ड, इसको अपन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ऑलवेज फाउंड बिटवीन मेटल एंड नॉन। मतलब अगर एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है तो हमेशा उसमें आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, बिटवीन टू नॉन मेटल्स। नॉन, अगर आप नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनाओगे तो मैं हमेशा उसे कोवेलेंट बताऊंगा। फिर मेनली तो दो ही टाइप के बॉन्ड अपन ने पढ़े हुए हैं पहले, इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ा हुआ है अपन ने। तो अपन ने दो टाइप के बॉन्ड पढ़े हुए मेनली, और जो पहले अपन ऑलरेडी पढ़े होंगे आपने। उसके अलावा भी और भी बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, और डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स होते हैं जो वंडरवल फोर्सेस वगैरह होते हैं, वो सारे बॉन्ड्स होते हैं। तो पहले तो अपन इन दोनों बॉन्ड की बात करते हैं, क्योंकि मेनली तो अपन को आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, मेटल और नॉन मेटल पढ़ के आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में बॉन्ड बताना होता है। तो अपन शुरुआत करते हैं भाई, लेकिन ये एक बात है, अगर अपन से कोई पूछेगा मेरे पास HF है, बताओ आयनिक बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड है, तो अपन कहेंगे दोनों नॉन मेटल है, कोवेलेंट बॉन्ड। आप जो मर्जी बोलो हमें फर्क नहीं पड़ता, है कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आपने लिखा भाई मेरे पास लिथियम आयोडाइड है, एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना, बताओ आयनिक बॉन्ड है कि कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। अब उसमें कितना परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर है, कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। आपने मेटल लिखा नॉन मेटल लिखा, ये आयनिक बॉन्ड है। आपने दो मेटल और नॉन मेटल लिखे, मैं आपको बता दूंगा कि भैया आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, आप जो मर्जी चाहे बोलो।
ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता, और आयनिक बॉन्ड बोल रहे हो आप, हाँ? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपन को कोई मतलब वाटर में डिजोल्व तो ये भी नहीं होता, वाटर में डिजोल्व तो ये भी नहीं होता। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आयनिक बॉन्ड नहीं है, आयनिक बॉन्ड है, एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है। वाटर में डिजोल्व होना इज अ डिफरेंट थ्योरी, होगा कि नहीं होगा वो तो अपन पढ़ेंगे, लेकिन आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन ये होगा। अपन आयनिक बॉन्ड की बात, इसको था आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड formed by always formed between metal and non-metal by complete transfer of electron from the metal to non-metal, by transfer of electron from metal to non-metal, metal to the non-metal, from metal to the non-metal। तो जैसे अपन लिखते हैं भाई, सोडियम है 281, क्लोराइड है 287, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं, तो ये Na पॉजिटिव हो जाएगा और ये Cl माइनस हो जाएगा, तो ये भी 28 हो गया और ये 288 हो गया, दोनों का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। दोनों का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, तो अपन कहेंगे द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन एंड एनायन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा उसी को अपन आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन एंड एनायन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, ये बता देंगे, ठीक है। तो अपन कहेंगे अगर आयनिक बॉन्ड बनाना है अपन को, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। आयनिक बॉन्ड जल्दी कैसे बन जाएगा, तो अपन कहेंगे इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, इसकी टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए। मेटल्स must have low ionization energy, low ionization energy, और non metals must have high electron, उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए। एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट अपन लिख सकते हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कि मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी अपन ऐसे लिख सकते हैं, द बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल in nature because there is no sharing of electron in a bond, it is the complete transfer of electron भाई यहां पर अपन क्या बोलेंगे कि आपने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर कर दिया, वहां कोई शेयर नहीं कर रहे कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से देगा एक इलेक्ट्रॉन यहां देगा,
तो बॉन्ड बनेगा। एक मिनट रुकना। आवाज ज्यादा आ रही है। तो फिर क्या करेंगे? द बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर बिकॉज देयर इज नो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई ऐसे नहीं होता ना कि एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया और फिर शेयरिंग किया। और तो इसने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सो अगर ट्रांसफर दे दिया इलेक्ट्रॉन, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया तो उसमें क्या होगा? इट विल नॉट बी दैट कि भाई जैसे HCl में होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्टेड होगा। क्यों? वो इलेक्ट्रॉन किसी ने किसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ शेयर किया। अपना एक इलेक्ट्रॉन, उसका एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बना लिया। बट इलेक्ट्रॉन हमेशा उसकी तरफ शिफ्टेड होगा जिसका जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगा। लेकिन यहां तो उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया? ऐसे नहीं रखा उसने, तो इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन अपन ने इसको दे दिया। दैट इज आयनिक। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होगा? देयर इज नो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द बॉन्ड इज, ionic bond is the electrostatic attraction, static attraction among the cation and anion, है ना? among the cation and anion, उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा उसको अपन कहते हैं, राइट, द आयनिक बॉन्ड। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं फिर, स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा? तो अपन कहेंगे भाई देखो, ये तो फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो तो डिपेंड करेगा कि दोनों पे चार्ज कितना है डिवाइडेड बाय उनका रेडियस का स्क्वायर, वो तो उस पर डिपेंड करेगा। द कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पर कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? कैटायनिक चार्ज, एनायनिक चार्ज, दोनों के बीच में डिस्टेंस इज r, उस पर डिपेंड करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आयनिक बॉन्ड जो होगा ना, जैसे ये इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, उस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो अपन ने कहा वहां पर बॉन्ड ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है दोनों में। आयनिक मॉलिक्यूल do not exist as a single entity. जो आयनिक मॉलिक्यूल होता है ना, एक सिंगल मॉलिक्यूल जैसे एग्जिस्ट नहीं करता कि NaCl। It exists as in a large network of cations and anions. एक लार्ज नेटवर्क ऑफ कैटायन एंड एनायन में एग्जिस्ट करेगा, in which each cation is surrounded by anions. Each cation is surrounded by anions
and each anion is surrounded by cations. And each anion is surrounded by cations. तो एक लार्ज नेटवर्क होता है. ठीक है. तो फिर तो अपन कहेंगे देखो भाई, surrounded by anions and vice versa, like that we can write. And vice versa. तो जैसे NaCl का स्ट्रक्चर होता है ना, तो NaCl में क्या होता है, एक सोडियम 6Cl से सराउंडेड होता है. एक सोडियम 6Cl से सराउंड होगा. और एक Cl 6 सोडियम से सराउंडेड होगा, वाइस वर्सा. तो इसलिए मैं उसको डायरेक्शनल बॉन्ड नहीं बोल सकता कि ये इसके साथ ही बॉन्डेड होगा या इसके साथ बॉन्डेड होगा या इसके साथ बॉन्डेड होगा या इसके साथ बॉन्डेड होगा. इसलिए मैं इसको ये नहीं बोल सकता. भाई जैसे HCl होता है तो अपन ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि एक HCl 6Cl के साथ बॉन्डेड होगा. अरे भाई एक HCl एक हाइड्रोजन एक ही Cl के साथ बॉन्डेड हो सकता है. लेकिन यहां ऐसे नहीं होता क्योंकि देयर इज नो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. तो एक लार्ज नेटवर्क बनता है. उधर सोडियम लिखा हुआ है फिर ऊपर नीचे ऐसे ना, तो वो एक लार्ज नेटवर्क होगा. मैंने एक बना के दिखाया. अपन Cl को बीच में लिख के बाकी सराउंडिंग सोडियम लिख दो, एक ही बात है. तो इसलिए अपन ने लिखा था कि बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल. रीजन क्योंकि वहां पर कोई डायरेक्शन नहीं बता सकते कि ये सोडियम किस Cl से सराउंडेड है या इस सोडियम ने किस Cl को इलेक्ट्रॉन दिया, अपन नहीं बता सकते. तो they are called non-directional bonds. So it doesn't exist as a single entity. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, मतलब अगर हमें सोडियम है तो एक मॉलिक्यूल तो होता नहीं है, तो सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा नहीं बोलते हैं अपन. अपन कहते हैं सोडियम का फॉर्मूला वेट कितना होगा वो बोलना चाहिए. व्हाट इज द फॉर्मूला वेट ऑफ सोडियम, उस टाइप से अपन को बोलना चाहिए. तो फॉर्मूला वेट ऑफ सोडियम वही होगा जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, फर्क नहीं पड़ता अपन को. नेक्स्ट वी कैन राइट इन दोनों में जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड होगा. जो पूरा कंपाउंड बनेगा ना उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी इनके अट्रैक्शन. मोर द अट्रैक्शन between the cations and anions, lesser will be their energy. Will be the energy of compound. Energy, that is nothing but the potential energy. Potential energy is also called as lattice energy because that is called a lattice, a crystal lattice ionic compound of compound. तो उतना ही ज्यादा उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा. पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी. वर्ड अच्छे से दिखना चाहिए ना उसका स्पेलिंग वगैरह, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखा हुआ है. यू नो दैट आई हैव टोल्ड यू पोटेंशियल एनर्जी, यू कैन राइट दैट. तो अगर लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करनी है और वो पोटेंशियल एनर्जी है तो पता ऐसे लिखते हैं लैटिस एनर्जी. दैट विल बी व्हाट, लिखेंगे अपन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R. वो कैसे, बिकॉज आपने कहा पोटेंशियल एनर्जी इज लैटिस एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है,
फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो वैसे मैंने लिखा हुआ है कई बार एटॉमिक स्ट्रक्चर में। फोर्स क्या होता है, लिखा तो Q1 इंटू Q2 R स्क्वायर, और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस क्या है R, तो एक R को कैंसिल कर देता हूं, तो आपने लिखा व्हाट इज लेटेस्ट एनर्जी Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। ठीक है, so this is about the ionic bond formation, but the main reason for the ionic bond is हमें ये बताओ। बाकी बॉन्ड के जब रिलेटिव अपन कैलकुलेट करेंगे NaCl KCl लाइक दैट, तो अपन कैसे बताएंगे कि आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है या कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, वो कैसे बताएंगे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे अपन, तो वी कैन राइट दैट प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, एक तो अपन आयनिक कंपाउंड में चेक कर सकते हैं देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। इन वाटर आज ना अपन क्लास यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि आज मैं थोड़ा जल्दी छोड़ूंगा क्लास को। नेक्स्ट टाइम से मैं कभी कंपनसेट कर दूंगा इसको, या संडे वनडे में कोई क्लास ले लूंगा मैं, उसमें कंपनसेट कर दूंगा। आज अपन यहीं रुक जाते हैं, प्रॉपर्टी शुरू कर, क्योंकि सॉल्युबिलिटी इन वाटर ही मेन प्रॉपर्टी है, उसमें काफी टाइम लगेगा, इसलिए अपन यहीं रुक जाते हैं। आप एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट कर लो पीरियोडिक टेबल का, और BIN का एक शीट मिला होगा बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर, उसको भी सॉल्व करो, वो आपका होमवर्क। उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे BIN में, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन के ज्यादा क्वेश्चन, तो उसको सॉल्व करो। आज अपन थोड़ा सा जल्दी क्लास छोड़ देते हैं, कुछ काम है थोड़ा सा, तो अपन इस क्लास को फिर कॉम्पनसेट कर दूंगा मैं। और वैसे भी अपना मतलब कभी कभी मॉर्निंग भी अपन 5-10 मिनट लेट हो जाते हैं, 5 मिनट तो हो ही जाते हैं, तो वो भी अपना 5 मिनट कंपनसेट करना है, तो किसी दिन संडे को 1-2 क्लास लेके कंपनसेट कर लेंगे अपन पूरा। कंपनसेट जरूर करेंगे क्योंकि केमिस्ट्री में सिलेबस बहुत होता है। ठीक है, तो आज यही हो जाता है, राइट? चलो, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके।